नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीती भाजपा। पंजाब में बनी आपकी सरकार। हिमाचल में आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। बीजेपी कार्यकर्ता भी जश्न में डूबे। भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय नेतृत्व को दी बधाई। बोले, हिमाचल में भी करेंगे सरकार रिपीट। मुकेश अग्निहोत्री बोले, जनादेश स्वीकार। मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, हिमाचल में कांग्रेस करेगी वापसी। और सदन में गूंजा गिरिपार को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा। हर्षवर्धन ने सरकार से केंद्र से मामला उठाने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। आज 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें पंजाब को छोड़ बाकी चारों राज्यों पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। एक तरफ जहां प्रदेश में आप कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता भी जश्न मनाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि यूपी, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी जीत के साथ साथ आगे बढ़ी, तो वहीं पंजाब में झाड़ू ने कई बड़े नेताओं को हार का मुंह दिखाया। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इन नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार रिपीट करने का दावा किया। वहीं उन्होंने मंत्रिमंडल में भी बदलाव और दिल्ली दौरे को लेकर सीएम ने स्थिति स्पष्ट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये उनका रूटीन दौरा है, वित्त मंत्री के साथ बैठक है, इसके अलावा अन्य कोई कारण नहीं है। मंत्रिमंडल में बदलाव पर सीएम ने कहा कि राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 4 राज्यों में सरकार गठन के बाद हिमाचल में चुनाव है और तभी हाईकमान इस बारे में सोचेगा। और सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं। आदरणीय अमित शाह जी को बधाई देता हूं। और इन 4 प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो जनमत आया है, उसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वहां के नेतृत्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बातें बहुत स्पष्ट थी। लगभग पहले दिन से ही लग रहा था उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा आ रही है, उत्तराखंड में भी और गोवा में भी और मणिपुर में भी, और परिणाम उसके अनुरूप आया है। सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी जो नेतृत्व परिवर्तन करके चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाने के पश्चात बहुत आशा में थी और बहुत बड़ी उम्मीद में थी। वो चन्नी साहब तो दोनों जगह से हार रहे। जो सिद्धू जी बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत फेंक रहे थे, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो ऐसे में इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब से जो परिणाम आया है, उस परिणाम में हम मान करके चल रहे थे कि हमें कठिनाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थकों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और अगली बार हिमाचल प्रदेश में भी इस बार आप देखेंगे कि भी सरकार भाजपा की ही बनेगी। और जो सरकार बदलने की क्रम की बात आप लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। देखिए, कल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम जो है बहुत एक रूटीन, वहां पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कुछ बैठक है, उस बैठक के सिलसिले में जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने वहां पर कोई बहुत ज्यादा और अलग से कोई रखा है इस प्रकार का नहीं। अभी भाजपा 4 राज्यों में हुई जीत का जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रदेश में भी जगह जगह पटाखे फोड़े गए और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। भाजपा कार्यालय दीप कमल चक्कर में भी जीत का जश्न जोर शोर से मनाया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सभी राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार चुनावों में कांग्रेस को खाता खोलना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा को जिस प्रकार से सभी राज्यों में वोट प्रतिशत और जनमत प्राप्त हुआ है, इससे पता चलता है कि जनता को मोदी सरकार में पूरा विश्वास है। बहुत बड़ी जीत, एक शानदार जीत हुई है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। विशेष रूप से अगर मैं कहना चाहूँ, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से
भाजपा ने 262 सीटें हैं और कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत को दोहराया है। इसका सीधा असर हम देखते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बिल्कुल हमारे साथ लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम यहाँ पर भी जो है इस बार जीत का जो है परचम लहराएंगे, हम सरकार को रिपीट करेंगे। यही बात मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड ने जो एक इतिहास बनाया है, वहाँ पर भी हिमाचल की तरह एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा होती थी, लेकिन भाजपा वहाँ रिपीट हुई है और उत्तराखंड और हिमाचल हर लिहाज से एक जैसे प्रदेश हैं। तो यहाँ पर भी हम इस बार रिपीट करेंगे, हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा इतिहास बनाएगी। जैसे ही 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आए, वैसे ही कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनादेश स्वीकार है, लेकिन हिमाचल में परिस्थितियां अलग हैं और यहां पर मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस मजबूत है और इसी साल के अंत में होने वाले चुनावों में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी और प्रदेश में भाजपा की सरकार से हर वर्ग परेशान है, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है और प्रदेश की जनता भी भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। नहीं, देखिए, जनादेश है और उसको सबको स्वीकार करना है, लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री, उनकी ये खुशी जो है ये टेम्परेरी है, जो आज वो दिखा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगी और आने वाले समय में पार्टी को सुदृढ़ करके ठीक उसी तरह जो है भाजपा को मात दी जाएगी, जैसा अभी 4 बाई इलेक्शन में हुआ था। तो इसलिए बाहर के राज्यों में क्या हुआ, उनसे बहुत खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो लोग जीते हैं उनको बधाई, जिनके हक में जनादेश आया है उसको स्वीकार करना है। और आज विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को दर्जा दिलाने का मुद्दा उठा। इस दौरान सिरमौर जिला के गिरी पार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिलाने को लेकर हाटी समुदाय संघर्षरत है। वहीं हिमाचल विधानसभा बजट में 70 में भी गिरी पार को ट्राइबल का दर्जा देने का मुद्दा गूंजा। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने यह मामला उठाया और कहा कि सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र की 144 पंचायतों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का मामला लंबे समय से चर्चा में है। प्रदेश सरकार ने कई बार इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया है और सभी रिपोर्ट भी केंद्र को भेज दी गई हैं। सिरमौर के लोग भी लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश और केंद्र में दोनों ही सरकारें भाजपा की हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने इस मामले को उठाएं ताकि लोगों की वर्षों की मांग को पूरा किया जा सके। सरकार जो ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने की जो प्रश्न है विधानसभा में लगाया है और हमने मांग की है कि 144 पंचायतें जो ज़िला सिरमौर की है और 4 विधानसभा क्षेत्रों की है, उसका मसला बहुत लंबे अरसे से केंद्र सरकार के पास लटका हुआ है। प्रदेश सरकार ने भी उसको कई बार रिकमेंड किया है, पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने भी और प्रेजेंट भाजपा गवर्नमेंट ने भी किया है। और उसमें सारा जो पैमाना है वो सारे पे फिट बैठता है। उसमें जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, जो नोडल एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई है और भी एथनोग्राफी रिपोर्ट जो है वो RGI को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई इसको जो है जल्द से जल्द ट्राइबल घोषित किया जाए, क्योंकि हमारा जो जौनसार बाबर का क्षेत्र है जो उत्तराखंड का हिस्सा है, वो एक समय सिरमौर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। उनको ये ट्राइबल दर्जा 1967 में मिला है, हमें नहीं मिला है। तो हमारे लोग जो है बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी 2014 में उन्होंने घोषणा की थी। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने हरिपुर धार में भी इस एरिया को ट्राइबल करने की घोषणा की थी। और हमने अब निवेदन किया है, मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया है कि अपने लेवल पे प्रधानमंत्री से बात करके इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी घोषणा की जाए। और मैंने साथ में कहा है कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, सभी राजनीतिक दलों के लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं, ताकि नौजवानों को नौकरियों में का भविष्य उज्जवल हो और विकास की राह में ज़्यादा पैसा मिले। इसलिए इसको ट्राइबल डिक्लेयर, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना है
और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के लिए केंद्र में इस वक्त स्पष्ट बहुमत की सरकार है, उनके पास बहुमत है। तो हमें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री इसको केंद्र से जो है सीरियसली इसको लेंगे। और बिलासपुर के कोल डैम में स्कूल के मुद्दे को लेकर आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी भी जिला प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन सोया हुआ है। वहीं क्षेत्र के लोगों का गुस्सा अब बढ़ने लगा है। अशोक कुमार ने स्कूल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों के लिए जामथल टाउनशिप में डे स्कूल खोला गया था और अभी तक ये मिडिल स्तर तक चल रहा था, लेकिन हाल ही में एनटीपीसी प्रबंधन ने इस स्कूल को डिग्रेड करके प्राइमरी कर दिया। एनटीपीसी प्रबंधन इसके लिए बच्चे कम होने की बात कर रहा है। अशोक कुमार ने बताया कि जमथल स्थित इस स्कूल में 130 बच्चों की संख्या रही है, जो कि मिडिल स्कूल के लिए एक अच्छी संख्या कही जा सकती है, लेकिन एनपीटीसी प्रबंधन अपना खर्च बचाने के उद्देश्य से इस स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने का महज बहाना बना रहा है। हमारा यहाँ पे डीएवी माध्यमिक स्कूल था, उसको एनटीपीसी ने प्राथमिक स्तर का अभी फिलहाल 3 महीने पहले किया, जबकि यह 19 मार्च 2021 को जो है यह स्कूल इन्होंने मिडल किया था। लेकिन हमारे ज्ञापन देने के बाद भी और इनसे मिलने के बाद भी जब मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है, तो कभी ये फाइनेंस का, कभी बच्चों का, ऐसे ही मतलब बता के जो है इस स्कूल को डाउन कर रहे हैं। तो हम समय देने के लिए तैयार हैं। हमें भी कोई चाव नहीं है कि हम यहाँ भूखे रहें या सब लोग यहाँ परेशान रहें, क्योंकि काम का समय है, सभी लोगों को घर में काम है और हमारी भी ज़िंदगी दांव पर लगी है। मेरे साथ शशि जी हैं जो यहाँ के प्रधान हैं ग्राम पंचायत जमथल के, ठीक है। तो हम भी ये नहीं चाहते कि हम बिना मतलब से हो रहे हैं, लेकिन इसका एक मकसद है और ये मकसद यही है कि हम किसी की साजिश को जो है वो सफल नहीं होने देना चाहते। मतलब पिछली साल हमारे ये स्कूल जो डीएवी स्कूल था वो अपग्रेड कर दिया हुआ था, 5th से 6th बिठा दी है। अब ये मना कर रहे हैं कि खर्चा आ गया है। मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी होके इनको कैसे खर्चा आ रहा है। हमारे बच्चे गांव के आ रहे हैं, मतलब ऐसी फीस में कोई कटौती नहीं है। यहाँ पे जो विस्थापित है और यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर से आ रहे हैं, उतनी फीस देते हैं जितने बाहरी बच्चों को है, पूरी फीस दी जा रही है। और अब एनटीपीसी मतलब ये बहाना लगा रही है कि खर्चा हो रहा है ज़्यादा, बच्चे कम हो रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे आएंगे। एक तो ट्रांसपोर्ट की कमी है, उसकी वजह से अगर ये बस लगा देते हैं तो बच्चे और ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे कम होंगे, बस ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कमी है, उसकी वजह से बच्चे मतलब आ नहीं पाते। अगर ये बस लगा देते हैं तो बच्चे और बढ़ेंगे। ये तो एक इन्होंने बहाना लिया हुआ है, ये अब ये कंपनी बता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअल माध्यम से मंडी में हंस रीनल केयर सेंटर का लोकार्पण किया और मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पेट्रोहॉप से प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए 15 MMU को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 7 जनवरी 2022 में हंस फाउंडेशन के साथ प्रदेश में 10 डायलिसिस केंद्र और 40 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के संचालन और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था, जिसमें सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा प्रदेश भर में 10 डायलिसिस केंद्र संचालित किए जाएंगे। इनमें से मंडी में 4, सोलन तथा शिमला में 2-2 तथा कांगड़ा और किन्नौर में 1-1 डायलिसिस केंद्र संचालित किया जाएगा। और धर्मशाला में आज तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह की आज 63वीं वर्षगांठ मैक्लोडगंज के दलाई लामा मंदिर में मनाई गई, जिसमें केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के आधिकारिक समारोह का आयोजन प्रतिनिधि मंडलों की उपस्थिति में थेक चेन चोइलिंग सुखलांगा मैक्लोडगंज में हुआ। चेक संसदीय प्रतिनिधि मंडल सीनेट के उपाध्यक्ष जीरी ओवरफल्स चेक का और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राज्यसभा सदस्य अमरिंदर धारी सिंह ने किया। वहीं इस मौके पर विभिन्न संगठनों ने तिब्बत देश की आज़ादी को लेकर चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं तिब्बतियों द्वारा मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक विरोध रैली निकाली गई। तिब्बतियों ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वह समय आ गया है कि चीन को हर हालात में तिब्बत देश से आज़ाद करवाना होगा। आज तिब्बत की क्रांति दिवस की 63 साल हो रहे हैं और इन 63 सालों में हमने न सिर्फ अपनी देश की आज़ादी खोया है, हम खुद शरणार्थी बन के भारत में आए हैं, लेकिन भारत की सपोर्ट से, भारत की सरकार और भारत की जनता के सपोर्ट से आज न सिर्फ हमने अपने आज़ादी की मुहिम बना रखा है, जिंदा बना रखा है, अब हमारी उम्मीद जो है वो बरकरार है और हमको
इतनी बहुत तेज़ी से, बहुत स्ट्रॉन्ग से लग रहा है कि तिब्बत की आज़ादी बहुत जल्द होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले एक वक्त था जब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्ज़ा किया, बहुत सारे लोगों को उनको ऐसा लगा कि ये जाने दो, हो गया है। लेकिन अब भारत को भी ऐसा लगने लग रहा है कि चीन ही हमारा दुश्मन है। चीन ने न सिर्फ भारत के ऊपर आक्रमण किया 62 में और 2020 को भी गलवान घाटी के हत्याकांड भी किया, और चीन की पाकिस्तान के पीछे भी उन्होंने पैसे डाला है और हाथ रखा है। और इसीलिए अब हर भारतीय शख्स मानते हैं कि चाइना ही हमारा दुश्मन है। इसलिए हम ये पूरे नारे जो कर रहे हैं, ये वहाँ प्रदर्शन मैक्लोडगंज से ये धर्मशाला की कचहरी तक। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।